19 को जरा समझेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 19 में मुख्यतः स्वतंत्रता की बात की जाती है, ठीक है। और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आप देखोगे तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। पहले में क्या, भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या है? भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप अपनी बातों को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको आर्टिकल्स 19 के सब क्लोज ये कह लीजिए, उसमें आपको देखने को मिलता है। 2 नंबर पे क्या है, सभा, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना है, ठीक है, शांतिपूर्ण सभा की अनुमति है और हथियार नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर संघ बनाने की अनुमति दी गई, यहाँ पे आप किसी प्रकार का संघ बना सकते हैं। विभिन्न लोगों का संघ होता है, लोगों का समूह होता है। विद्यार्थी का हो गया, किसान का हो गया, रिक्शा चालक का हो सकता है, मजदूर का संघ हो सकता है। फिर आपको आंदोलन, ठीक है, आप आंदोलन कर सकते हो लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब मान लीजिए किसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर लोग हैं तो वो तालाबंदी और हथियार नहीं कर सकते, आंदोलन कर सकते हैं, अपनी मांगों को रख सकते हैं, तो भाई मेरा वेतन बढ़ाओ या फिर हमारा मजदूरी बढ़ाओ, ये सब कर सकते हैं। हड़ताल नहीं कर सकते हो, काम नहीं रोक सकते हो, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर निवास करने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी हिस्से में आप लोग निवास कर सकते हो। लेकिन इन सब में आप देखोगे ना तो ये सबके सब जितने भी अनुच्छेद आप देख रहे हो सबके सब निरपेक्ष नहीं है, ठीक है। इन सब में क्या है, पाबंदियां भी लगाई गई है, ठीक है। पेशे से संबंधित भी आपको देखेंगे तो आपका क्या है, स्वतंत्रता, आप किसी भी पेशा को अपना सकते हो, लेकिन ध्यान में रखिएगा अब ऐसा नहीं कि आप बंदूक बेचना शुरू कर दिए, ठीक है, बिहार में शराब बंद, आप शराब बेचना शुरू कर दिए, तो इन सब में पाबंदियां है। तो आज हम लोग अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के अधिकार को पढ़ने के बाद अब हम लोग इनके ऊपर पाबंदी की बात करेंगे। देखिए यार, ये आपका जैसे मान लीजिए 19 का सब क्लोज 1 में क्या है, भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें क अगर लगा देंगे ना तो ये पाबंदियां हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे 19 के 2 में क्या है, सभा का अधिकार है ना, सभा करने का। इसमें ख अगर लगा देंगे ना तो अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा, पाबंदी का हो जाएगा, ठीक है। जिसके नीचे हम लोग क्या, अभी नीचे में हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे 19 के ये उचित प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 19 पे क्या होता है, उचित प्रतिबंध भी लग सकता है। जैसे 19 का क क्या बोलता है, ये जो अनुच्छेद जो क्या चीज की बात करता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। और ध्यान में रखेंगे उसी का जो 2 नंबर जो होता है ना, 2 जो होता है प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। जैसे देखेंगे अनुच्छेद 19 का 2 किस आधार पे आपका प्रतिबंध लगेगा, तो राज्य निम्नलिखित आधारों पे उचित प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे देखें, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा कोई विदेशी राज्य है जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध है, लेकिन कोई व्यक्ति जो है बार बार उस देश को टारगेटेड करके, ठीक है, कुछ ऐसा बात बोल रहा है जिस आधार पे हमारा उस देश के साथ संबंध खराब हो सकता है, तो इस आधार पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो भाई आप उस देश के बारे में मत बोलो, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन हमारा संबंध उनके साथ अच्छे, आपके कहने से हमारा संबंध खराब हो सकता है, ठीक है। इसको शामिल किया गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। किसी अपराध के लिए उकसाना, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को, अगर मान लीजिए आप भाषण दे रहे हो, ठीक है, आप स्पीच दे रहे हो और उसमें किसी व्यक्ति को आप उकसा रहे हो, तो आप क्या कीजिए, इस प्रकार की अपराध आप कीजिए, तो कहीं ना कहीं से ये क्या हुआ, तो आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस आधार पर बाधित की जा सकती है। अब भाषण दो लेकिन किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते तो आप किसी के घर में जाके आग लगा दो। और भाषण देने वाला जाहिर सी बात है कुछ लोग सुन रहा था, आपको फॉलोअर होंगे, ठीक है, आपके सुनने वाले लोग होंगे, समझने वाले लोग होंगे, तो आप उनको हिंसा करने के लिए आप उकसा नहीं सकते हो। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, सार्वजनिक व्यवस्था, ठीक है। आप बोलोगे सर सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर कैसे लगाते हैं, तो देखिए कभी कभी कहीं पे कोई घटना घट जाती है तो कुछ नेता वगैरह जो है तो उस जगह पे जाना चाहते हैं वोट बैंक के लिए, तो प्रशासन क्या होता है, उनको रोक देता है, उनको अरेस्ट कर लेता है, से आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपके वहां से जाने से और आप जो वहां पे भाषण को दोगे उनसे पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, खराब हो सकता है, ठीक है, वहां पे डिसहार्मोनी मतलब क्या हो सकती है, पैदा हो सकती है। तो इस आधार पर मतलब क्या होता है, भी रोक लगाया जाता है, ठीक है। उसके भारत की संप्रभुता और अखंडता, मतलब आप देखोगे भारत की संप्रभुता और अखंडता बहुत मैटर करता है। मान लीजिए किसी मंच से आप कह सकते हो भाई नॉर्थ ईस्ट को अलग हो जाना चाहिए, ठीक है, खालिस्तान की मांग कोई कर रहा है, ठीक है, कोई बोल रहा है भाई साहब क्या बोलते हैं, चिकन नॉक नेक कॉरिडोर जो सिल्लीगुड़ी के पास में पड़ता है उसको काट के अलग कर देना चाहिए। यहाँ पे भारत की अखंडता और संप्रभुता को आप क्या कर रहे हो, प्रभावित कर रहे हो। भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारा जो लगा जेएनयू में, तो क्या था, भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ तो था। तो ये आपकी अभिव्यक्ति नहीं है, ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। अगर इस तरह की हरकतें करते हो तो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की जो स्वतंत्रता जो है वो प्रभावित हो सकती है, ठीक है। न्यायालय की अवमानना करना, ठीक है, और मानहानि। मानहानि, अब मानहानि की बात करें, जैसे आप क्या है,
आप भी क्या गरिमा, देखिए सभी लोगों को क्या है, गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। वो आपका भी गरिमा है, मेरा भी गरिमा है, ठीक है, हम भी गरिमा पूर्ण जीवन जिएंगे, आप भी गरिमा पूर्ण जीवन जियोगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, आपका हमने क्या कि अवमानना कर दिया। अवमानना किस तरीके से हो सकता है, आपके फैमिली को टारगेट किया जा सकता है, आपको गाली दिया जा सकता है, हमें गाली दिया जा सकता है, कुछ भी ऐसा बोला जा सकता है जो हमारे खिलाफ हो, हमें लगे से हमारा क्या अवमानना हुआ है, तो हमें क्या गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, हमारी गरिमा को क्या पूरा चोट पहुंचा है, तो ऐसे कंडीशन में अभिव्यक्ति की आजादी प्रभावित होती। जैसे राहुल गांधी ने गुजरात में एक भाषण के दौरान मोदी सरनेम टाइटल को मतलब क्या कि उन्होंने टारगेट कर दिया कि सभी मोदी चोर होते हैं। अब सभी मोदी चोर होते हैं तो मोदी क्या है, मोदी एक टाइटल है, मोदी व्यक्ति का नाम नहीं है, मोदी का एक टाइटल है। अब उसने क्या किया, नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करने के संदर्भ में क्या किया, पूरे टाइटल को ही मतलब पूरे एक समुदाय को टारगेट कर लिया, तो उन्होंने पूरे समुदाय की अवमानना कर दी। इस आधार पर उनपे केस हुआ, ठीक है। और न्यायालय के भी अवमानना नहीं कर सकते, मतलब न्यायालय ने कोई फैसला दिया तो आप उनको ये नहीं कह सकते न्यायालय जो है सो मतलब घुसखोर है, या फिर मान लीजिए मिला हुआ है, इस तरह की गलत फैसला दे दिया, हम नहीं मानते न्यायालय का फैसला। तो न्यायालय जो फैसला दिया है वो सर्वमान्य है, आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हो तो कहीं ना कहीं आप उनकी अवमानना कर रहे हो, इसके आधार पे आपकी अभिव्यक्ति की आजादी प्रभावित हो सकती है। राज्य की सुरक्षा के आधार पे भी, मान लीजिए राज्य की सुरक्षा के आधार पे भी अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है, प्रभावित होती है। जैसे मान लीजिए कहीं पे मतलब क्या मस्जिद है, ठीक है, वहां पे मतलब क्या हो रहा है, मान लीजिए कि समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोग जो वहां पे किसी प्रकार का अपना कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे एक दूसरे समुदाय के लोग आ जाते हैं, वो भी बोलते हैं हम भी मतलब भाषण देंगे, हम भी अपने धार्मिक कार्यों को करेंगे, तो ऐसे दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो जो प्रशासन होगी दोनों को बोल सकती है भाई साहब अपना कार्यक्रम को समाप्त कीजिए, या फिर किसी एक को बोल सकती है नहीं आप यहाँ पे भाषण नहीं दे सकते हो, इससे डिसहार्मोनी फैलेगी। तो यहाँ पे उनको भाषण देने के लिए जब उनको रोका गया तो क्या हुआ, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हुआ, प्रभावित हुआ। शालीनता और नैतिकता के आधार पर भी मतलब क्या किया जाए, प्रतिबंधित किया जा सकता है, उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये पावर किसके पास, राज्य के पास पावर है। अब बोलोगे सर राज्य कौन हो सकता है, तो केंद्र सरकार भी राज्य होगा, राज्य सरकार भी राज्य होगा, कोई स्कूल भी राज्य का हिस्सा हो सकता है, ठीक है, एयरपोर्ट भी राज्य का हिस्सा है, रेलवे भी राज्य का हिस्सा है। मतलब राज्य का परिभाषा की बात करेंगे तो अनुच्छेद 12, ठीक है, फंडामेंटल राइट का अनुच्छेद 12 राज्य को डिफाइन करता है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात को, उसका अनुच्छेद 36 जो होता है वो राज्यों को मतलब क्या करता है, डिफाइन करता है। क्लियर। तो अनुच्छेद 2 का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, उचित प्रतिबंध लगाएंगे, अनुच्छेद 1 पे उचित प्रतिबंध लगाएगा, अनुच्छेद, ठीक है, 2 के तहत, ठीक है, मतलब 19 का 2 मैं कह रहा हूं। अब आते 19 का 1 के ख की बात करेंगे तो 19 के 1 के ख में क्या है, सम्मेलन की स्वतंत्रता है। तो 19 के 1 के ख में मतलब 2 नंबर में क्या, सम्मेलन की स्वतंत्रता, 19(3) के तहत इसमें प्रतिबंध लगा सकते हैं, ठीक है। सम्मेलन की स्वतंत्रता में 2 आधार पे प्रतिबंध लगता है, उचित प्रतिबंधों का उल्लेख किया, भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा संबंधित क्षेत्र में यातायात रख रखाव सहित सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर आप सम्मेलन नहीं कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपको सम्मेलन करना तो जाहिर सी बात है काफी लोग मतलब आएंगे, तो उसमें अगर भारत की संप्रभुता और अखंडता की बात होगी, इस आधार पर भी रोक लगाया जा सकता है, या संबंधित क्षेत्र में यातायात के रख रखाव सहित सार्वजनिक व्यवस्था को, ठीक है, ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसको रोका। अब सम्मेलन करेंगे तो लोग आएंगे तो काफी संख्या में, तो गाड़ी भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। अब उस क्षेत्र में उन चीज को व्यवस्था ही नहीं है तो गाड़ी तो सड़क पे नहीं रहेगी, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, यातायात बहुत अधिक प्रभावित हो सकता है, सार्वजनिक व्यवस्था समाप्त हो सकती है, तो इस आधार पर सम्मेलन करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। अब बोलोगे सम्मेलन करने की स्वतंत्रता क्या होती है, जैसे देखिए जुलूस वगैरह निकलता है तो आप डायरेक्ट ही नहीं निकाल सकते, इसके लिए क्या होता है, परमिशन लेना पड़ता है। आवाज आ रही है हमारी, ठीक है, हेलो, यस सर आ रहा है। ठीक है। जैसे आप दुर्गा पूजा में आप देखेंगे, दुर्गा पूजा में आप देखेंगे क्या होता है, मूर्ति विसर्जन के समय में क्या होता है, थाना का परमिशन लेना पड़ता है ना, क्योंकि यातायात मेंटेन करना क्या है, प्रशासन का काम है, अगर प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, इसलिए प्रशासन भी ध्यान में रखती है किसको कब परमिशन दिया जाए, ठीक है। अगर प्रशासन को लगेगा कि उचित समय नहीं है, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर डिसहार्मोनी हो सकता है तो मना कर सकती है, ठीक है। तीसरा जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता पर भी उचित प्रतिबंध लगता है, इसके लिए क्या है, अनुच्छेद 19 का 4 है। अब भारत की संप्रभुता के आधार पर भी संघ बनाने के, आप बोलोगे सर आतंकवादी लोग भी तो क्या है,
ग्रुप ही है तो वो संघ है, तो भाई आतंकवादी का भी संघ है, लेकिन क्या है, आतंकवादी अगर कोई संघ बनाता तो भारत की संप्रभुता पे क्या है, आक्रमण है वो। तो आतंकवादियों का संघ को भारत सरकार बनाने की अनुमति थोड़ी ना दे सकती है। किसानों का संघ बनाओ, मजदूरों का संघ बनाओ, अरे आईटी सॉफ्टवेयर मिलकर संघ बना लिया, रिक्शा चालक संघ बना लिया, हजाम बार्बर जो था वो अपना संघ बना लिया, विद्यार्थी का संघ होगा, एबीपी क्या है, विद्यार्थियों का संघ है, मजदूरों का संघ है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या मजदूरों का संघ है। अब भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता को ध्यान में रखते हुए कोई आतंकवादी संघ नहीं बना सकता है, क्रिमिनल लोग संघ नहीं बना सकता। वो नहीं बोलेगा अरे हमको तो फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, हम संघ बनाएंगे, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन सारे आधार पे क्या होता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता को प्रभावित किया जा सकता है। घ की बात करेंगे तो आंदोलन की स्वतंत्रता प्लस, ठीक है, अनुच्छेद ये आपका क्या है, ठीक है, इसको बोल सकते डी 19 के 1 के डी में क्या है, निवास की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो इन सब पर भी मतलब क्या होता है, उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कैसे लगाएंगे, तो ध्यान रखें, आम जनता के हित में लग सकता है, किसी अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के हित में। अब निवास करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अब भारत के किसी भी हिस्सा में जाकर आप निवास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप बिहार में हो, आपका मन है महाराष्ट्र में जाके बम्बे में घर बना के रहे, कमरा लेके रहा पर हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहे आपका ये क्या है, निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी जाकर निवास करो, सरकार को कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप बोलोगे सर हमको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेंट्रली जनजाति के बीच में घर बना के रहना है, तो वहां से क्या होगा, आपके वजह से अनुसूचित जनजाति एसटी समुदाय का हित क्या हो सकता है, वहां पे प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे संदर्भ में सरकार क्या सकती है, उचित प्रतिबंध लगा सकती है। इसके लिए इनर लाइन परमिट, ठीक है, इनर लाइन परमिट भी लागू है। मतलब बहुत सारा ऐसा भी क्षेत्र है वहां पे सरकार आपको आने जाने से मतलब क्या कर सकती है, रोक सकती है, अनुमति नहीं है जाने के लिए, ठीक है। आंदोलन की स्वतंत्रता भी आम जनता, आम आंदोलन की आपको स्वतंत्रता है, लेकिन आम जनता के हित में इसको भी रोका जा सकता है, ठीक है। इसीलिए देखते कभी कभी आंदोलन वगैरह होता है तो सरकार उस पर क्या करे, लाठी चार्ज करवा दे। आंदोलन करो, ठीक है, आंदोलन करने के लिए क्या, पटना में गांधी मैदान बना हुआ है, जंतर मंतर बना हुआ, आप जाकर राष्ट्रपति भवन के सामने आंदोलन कर रहे हो, ठीक है, विधानसभा के सामने आंदोलन करो, कोर्ट के सामने बैठ के आंदोलन कर रहे हो, ठीक है, पूरे सड़क को आपने जाम कर दिया, तो क्या होगा, आम जनता का जनजीवन क्या होगा, प्रभावित होगा। सड़क को आपने जाम कर दिया तो क्या होगा, आम जनमानव जो सड़क से यात्रा कर रहे थे उनका जीवन प्रभावित होगा। तो आप अपने अधिकार को सुरक्षित करने के लिए दूसरे के अधिकार को क्या कर सकते हैं, चोट नहीं पहुंचा सकते। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, इस पे भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है, 19 के 5 के तहत, ठीक है। जनजाति वाला तो कहानी तो बना ही दिया, सब नहीं जा सकते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के, अब झारखंड में जाके कोई चाहे, अब बोलेंगे से कोई झारखंड में या फिर मान लीजिए मणिपुर के किसी जगह पे जाके बाहर के भी लोग जमीन खरीद के रहना शुरू करें जनजाति के बीच में, तो नहीं खरीद सकते आप। उनको बहुत अधिक से उनको क्या किया गया, उनको सुरक्षित रखा गया, संरक्षित रखा गया है। बाहरी परिवेश को वो लोग बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए सरकार भी उनको संरक्षण देने की काम करती है। अब 19 का 1 का जो आपका क्या बोलते हैं, ई की बात करेंगे तो बोलता है वृत्ति करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, किसी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हो। और जो ये 6 नंबर जो 19 का 6 कहता है भाई साहब, राज्य की आम जनता के लिए इस अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। कैसे लगाएंगे उचित प्रतिबंध, तो किसी भी वृत्ति का अभ्यास करने, किसी व्यवसाय व्यापार या उद्योग को चलाने के लिए आवश्यक पेशेवर तकनीकी योग्यता निर्धारित करना है। अब लोग जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति डॉक्टरी का अभ्यास नहीं कर सकता है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। आपको किसी व्यवसाय व्यापार उद्योग को चलाने के लिए पेशेवर तकनीकी योग्यता आपको चाहिए होगा। डॉक्टर है तो आपको मेडिकल होनी चाहिए आपके लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दवा का दुकान चला रहा, ठीक है, दवा का दुकान चलाने के लिए उसके लिए भी क्या होता है, वो डिग्री लगता है ना, फार्मास्यूटिकल का जो भी होता है वो डिग्री चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके उस व्यवसाय को आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिए नहीं तो पता चलेगा कोई भी आदमी क्या होता है, डॉक्टर बन के कहीं घूम रहा है, जिसको दवा का नॉलेज नहीं है, वो भी मतलब क्या कर रहा है, दवा को बेच रहा है। कुछ कुछ काम ऐसा है, उसको करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए जैसे क्या होता है, जब फॉर्म भरने वगैरह आप लोग जानते हैं, रेलवे के नौकरी में आप चाहते हो, जहाँ पे आपको क्या बोलते हैं उसको, ड्राइवरी के लिए आपको करना होता है, तो क्या होता है, बोलता है आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। आईटीआई क्या हो गया, टेक्निकल डिग्री हो गया। तो व्यवसाय करने की, वृत्ति करने की स्वतंत्रता तो सबको है। तो आप ये नहीं बोलोगे सारे क्या हो गया, सब वृत्ति करने की स्वतंत्रता तो मुझे भी तो रेलवे में ड्राइवर बना दो, नहीं, ठीक है। उसके लिए कंडीशन क्या है, आपको टेक्निकल शिक्षा भी आपके लिए होनी चाहिए, वो आपके लिए क्या है, आईटीआई है, ठीक है।
तो किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को स्वयं ही जारी रखना या नागरिकों को छोड़कर पूर्ण आरसी की अन्यथा राज्य को अपने एकाधिकार को उचित ठहराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, साथ में व्यवसाय करने की भी तो स्वतंत्रता तो है, लेकिन वैसे चीजों को व्यापार आप नहीं कर सकते जो कि राज्य के द्वारा क्या है, प्रतिबंधित किया गया है। जैसे कोई व्यक्ति जुआ का अड्डा नहीं खोल सकता है। ठीक है, अगर बिहार में शराब बंद है तो कोई शराब का दुकान नहीं खोल सकता है। ठीक है, हथियार नहीं बेच सकता खुले, बम बारूद नहीं बेच सकता खुले, ड्रग्स नहीं बेच सकता। आप ये नहीं कह सकते सर ड्रग्स बेचने से तो पैसा आता, तो ये तो मेरा व्यापार है, मेरा घर तो इसी से चलता है, तो इसकी स्वतंत्रता मुझे मिलना चाहिए, फंडामेंटल राइट है मेरे पास। एक 19 का 1 का सब क्लोज ई की बात करने का फंडामेंटल राइट की बात करता नहीं, ये फंडामेंटल राइट व्यवसाय करने के, लेकिन क्या कुछ प्रतिबंधों के साथ है। मतलब सारा कुछ करने के लिए मतलब क्या है, आप आपको परमिशन नहीं है। ठीक है, तो आपका 19 हो गया। 19 में आपने देखा से एक हाथ से फंडामेंटल राइट दिया, तो दूसरे हाथ से राज्य ने हमसे क्या किया, अधिकार को छीन लिया। तो राज्य क्या होता है, एक हाथ से अधिकार देता है और दूसरे हाथ से अधिकार को क्या करता है, छीन लेता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इसलिए अपने अधिकारों को, ठीक है, सही से प्रयोग करें। ठीक है, अधिकार आपको देखने में बहुत लगता है, लेकिन अधिकार के ऊपर साथ में क्या है, प्रतिबंध भी है। ठीक है, 19 आपका क्लियर। अब हम चलते 20 में करेंगे। ठीक है, 20 क्या कहता है, अनुच्छेद 20 कहता है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोहरे दंड और अत्यधिक सजा से बचाता है, चाहे वह नागरिक हो, विदेशी हो, कंपनी हो, निगम हो, जैसा कोई विधिक व्यक्ति हो। तो ये 20 जो है, ठीक है, 20 जो है 15, 16, 19, ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30, ये इस अनुच्छेद को छोड़ के जो सारे अनुच्छेद जो है तो भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। कौन कौन, 15, 16, 19, 29, 30 विदेशियों को भी प्राप्त है। लेकिन विदेशी में भी ध्यान में रखिएगा, वो विदेशी कौन नहीं होना चाहिए, शत्रु देश का नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे सर शत्रु देश कौन होता है, तो भविष्य में जिनके साथ हमारा युद्ध हो चुका है या फिर उनके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है या फिर वर्तमान संदर्भ में उनके साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं, वो शत्रु देश हो सकता है। ठीक है, भारत का शत्रु देश चीन और पाकिस्तान को आप कह सकते हैं, हालांकि ऐसा कोई परिभाषा नहीं है शत्रु देश हमारा कौन है। ठीक है, ऐसा कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, बाकी सारे के सारे अन्य फंडामेंटल राइट वाले जो अनुच्छेद जो विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन वो व्यक्ति शत्रु देश का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अनुच्छेद 20 कहता है किसी को एक अपराध के लिए दोहरे दंड और अत्यधिक सजा से बचाता है, चाहे नागरिक हो या फिर विदेशी हो, कंपनी हो या फिर निगम हो। ठीक है, कंपनी और निगम के भी पास फंडामेंटल राइट होता है, इसलिए देखेंगे कंपनी वगैरह का भी पैन कार्ड वगैरह बन जाता है। ठीक है, तो इनके पास भी अपना फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अनुच्छेद 20 की मुख्य शर्तें क्या है, तो कोई पूर्व प्रभाव विधि नहीं। और समझ लीजिए, मान लीजिए जिस दिन संविधान लागू हुआ, जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन से पहले, ठीक है, उस दिन से पहले अगर मान लीजिए किसी जुर्म को करने के लिए, अगर मान लीजिए आपने किसी जुर्म को किया, आपने किसी जुर्म को किया, ठीक है, और उस समय उस जुर्म को करने के लिए सजा जो थी नहीं थी। ठीक है, मतलब उस समय उस जुर्म को करने के लिए कोई भी सजा नहीं थी। अब बाद में अगर कानून अगर बन गया तो ऐसा नहीं कि आपको जुर्म करने के लिए आपको सजा दिया जाएगा, क्योंकि जिस समय आपने जुर्म किया वही समय काउंट होगा। अगर मान लीजिए किसी जुर्म को आपने किया, ठीक है, उस समय 2 साल की सजा थी, लेकिन वर्तमान में कानून बदलकर इसके लिए 7 साल का सजा का प्रावधान किया गया है, तो आपने जिस समय जुर्म किया उसी समय के कानून के तहत आपको सजा दी जाएगी। यह प्रावधान कार्योत्तर विधि के तहत अपराध पर रोक लगाता है, यानी जो पूर्वव्यापी रूप से दंड लगाता, ऐसे कृत्यों को दंड बढ़ाता, तदनुसार कोई व्यक्ति नहीं होगा। ठीक है, कृत्य के समय लागू विधि का उल्लंघन करने के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराएगा। अधिनियम के कार्यान्वयन के समय लागू विधि का निर्धारित दंड से अधिक दंड के अधीन हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जिस समय अधिनियम लागू होगा तो कार्यान्वयन समय लागू विधि, मतलब जिस समय अपराध किया उस समय जो लागू विधि होगी उसी के अनुसार उसको दंड मिलेगा, उसके अधिक उससे ज्यादा दंड नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आज 2024 में क्राइम करता है, ठीक है, और उसको 2024 में सजा नहीं होती, मतलब अभी कोर्ट वगैरह में भी कोई फैसला चल रहा है और उसको सजा 2026 में जाके होती है,
और उसने जो क्राइम किया है 2024 में उसके लिए 5 साल का सजा था, लेकिन 2026 में उसके लिए 10 साल का सजा हो गया और उसको 2026 में सजा सुनाया गया। तो ऐसा नहीं कि उसको 10 साल की सजा देंगे, जिस समय उसने क्राइम किया उस क्राइम के लिए उस समय 5 साल की सजा थी, तो उसको 5 साल का ही सजा मिलेगा, भले ही 2 साल 3 साल के बाद सजा क्यों न सुनाया गया होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखिएगा। तो दोहरे दंड से मतलब क्या करता है, संरक्षित करता है। कृत्य के समय लागू विधि का उल्लंघन करने के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराएगा, ठीक है। कृत्य जिस समय उसने कांड किया, घटना किया, उस समय जो लागू विधि थी उसी के आधार पर उसको क्या होगा, सजा दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। कोई दोहरा मुकदमा दंड नहीं, ठीक है, मतलब एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा। मान ली कोई व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति की हत्या कर दी, ठीक है, चलो हत्या कर दिया, फिर दूसरा व्यक्ति को भी हत्या कर दिया, फिर तीसरा व्यक्ति को हत्या कर दिया, तो 3 मर्डर चार्ज उसमें नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि मतलब एक मर्डर के लिए सजा का 14 साल का है तो उसको 42 साल का सजा दिया, हालांकि कहीं कहीं पे दिया जाता है 42 साल का सजा मिलेगा, ठीक है। 42 साल का मान लीजिए किसी व्यक्ति की 100 वर्ष 200 वर्ष का सजा मिल जाता है, ठीक है। तो मर्डर के लिए 14 साल हो गया, चोरी के लिए 5 साल हो गया, डकैती के लिए 4 साल होगा, ऐसे करके जोड़ जोड़ के देंगे। हालांकि उसने 3 आदमी की हत्या की तो 14 या 42 साल का ऐसा सजा नहीं होगा। मतलब एक अपराध के लिए, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से ही अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और न ही उसे दंडित किया जाएगा। मतलब एक अपराध अगर कर दिया, मर्डर की सजा उसको मिल गई, तो फिर से दोबारा उसमें मर्डर के लिए उनको नहीं कर सकते। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये 20 ये भी है इसमें। आप चलेंगे, यह सुरक्षा केवल किसी न्यायालय या फिर न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में उपलब्ध है, न कि विभागीय या प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही में, ठीक है, ध्यान रखें। यह सुरक्षा केवल किसी न्यायालय या न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में उपलब्ध है, न कि विभागीय या प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही में, ठीक है। कोई स्व अभिशंसन नहीं, किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, मतलब आपने कोई क्राइम किया तो आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संविधान में कुछ सार छिपा होता है। अगर आपको बोलने का अधिकार है, ठीक है, अगर आपको बोलने का अधिकार है, ठीक है, तो आपको चुप रहने का भी अधिकार है, ठीक है। अगर आपको नहीं मन है बोलने का, मत बोलिए। तो जब भी थाना वगैरह में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको उसी के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसलिए थाना वगैरह में दी हुई गवाही जो होती है न्यायालय के सामने मान्य नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गवाही क्या होता है, न्यायालय के सामने क्या होता है, मान्य नहीं होता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद कौन सा है कि आपको इसमें 20 के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 21 के दायरे में निहित अधिकार, ठीक है, बहुत सारे अधिकार आपको अनुच्छेद 21 में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 21 जो बोलता है जीवन का अधिकार है, क्या है, जीवन का अधिकार है। अरे जीवन का अधिकार तो कैसा जीवन का अधिकार, ठीक है, जीवन तो सब जी रहा है। मनुष्य क्या है, मनुष्य सबसे बड़ा प्राणी। तो जीवन का अधिकार में आप देखोगे तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो क्या ये सारे संविधान में लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था। समय समय पर न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है उसी के अनुसार मतलब इसकी व्याख्या की गई, ये बढ़ता गया। अब जीवन का अधिकार है तो जीवन का अधिकार में क्या होगा, पानी का भी अधिकार होना चाहिए। अरे पानी पियेंगे तब तो जीवित रहेंगे, स्वच्छ वातावरण में सांस लेंगे तब तो जीवित रहेंगे, ठीक है, पर्यावरण साफ रहेगा तब तो हम लोग जीवित रहेंगे, ठीक है। तो इस सबके सब इसी में आपको, ठीक है। उसके बाद नींद लेने का अधिकार भी इसमें आता है, ठीक है। मतलब अगर आप, ठीक है, देखिएगा रेल में भी नियम होता है, बोला जाता है भाई साहब 9 बजे 10 बजे के बाद क्या करना चाहिए, लाइट वगैरह बंद कर दो 10 बजे के बाद, ठीक है, और लोगों को सोने दो, ठीक है। अरे किसी को नींद में बाधित नहीं कर सकते, क्योंकि उससे क्या होगा, जीवन का अधिकार क्या होगा, प्रभावित होगा। हमारे जो ये है रामदेव बाबा जो है कहाँ पे, रामदेव बाबा कहाँ पे, दिल्ली में कौन सा मैदान है, प्रगति मैदान है। तो वहां पे भाषण वगैरह दे रहे थे, ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी, रात में सोए हुए थे, सडन रात में पुलिस आती है, 11-12 बजे गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। तो कोर्ट में यह फैसला दिया गया सो रात सोने का समय होता है, उस दौरान गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट का क्या होता है, हनन होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, ठीक है, बहुत सारा अधिकार दिया गया है। क्या है, मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, एक स्वच्छ पर्यावरण और अधिकार जिसमें प्रदूषण मुक्त जल हो, वायु हो, खतरनाक उद्योगों से सुरक्षा भी शामिल है। हमारे जीवन का अधिकार दे ही देंगे, लेकिन जल ही साफ नहीं रहेगा
वायु ही साफ नहीं रहेगा तो मनुष्य जिएगा कैसे। आजीविका का अधिकार भी है, आजीविका का अधिकार 19 के ई में भी है, लेकिन यहाँ पर भी आजीविका का अधिकार दिया गया है। अगर मनुष्य को अगर आजीविका का अधिकार नहीं अगर देंगे तो उनके पास पैसा कहाँ आएगा, पैसा नहीं रहेगा तो खाएगा कहाँ से, ठीक है, तो उनका जीवन कैसे प्रभावित होगा। एकांतवास का अधिकार है, एकांतवास मतलब समझ रहे हैं ना, आपको शांति से कहीं पर अगर आपको मन है तो आप वहां पे एकांतवास आपको कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर एकांतवास में अगर खलल अगर डाल रहा है तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन का अधिकार को प्रभावित कर। आश्रय का अधिकार है, ठीक है, आश्रय मतलब घर में रहने का अधिकार, अपना आश्रय होना चाहिए। और इसके लिए सरकार भी देखिएगा बहुत अधिक कोशिश कर रही है, विशेष प्रकार की आवास योजना चलाई जा रही है आश्रय, ताकि सभी लोगों को आश्रय को मिले, क्योंकि अगर घर ही नहीं रहेगा तो मनुष्य का जीवन भी प्रभावित होगा। स्वास्थ्य का अधिकार है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू हेल्थ भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, ठीक है, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यदि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 में भी है, डीपीएसपी में 11वां नंबर कर्तव्य भी बनता है, और 21 में आप देखोगे तो 21 में आपको क्या देखने को मिलता है, तो शिक्षा का अधिकार आपको यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार की बात करें, ये भी आपको निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, जिसके लिए नालसा एक्ट पारित किया गया था, ये आपको डीपीएसपी में भी आपको देखने को मिलता है। एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार है, एकांत कारावास मतलब आपको जेल होता है, ठीक है, तो जेल होता है तो मान लीजिए आप नॉर्मल, बस वैसे तो हार्डकोर क्रिमिनल को एकांत कारावास में रखा जाता है, और नॉर्मल जो है अपराध के लिए, ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि अलग से आपको जेल बना के उसमें रखा जा रहा है, ठीक है, सभी के बीच में ही आपको रखना पड़ेगा, एकांत कारावास में आपको नहीं रखा जा सकता। त्वरित सुनवाई का अधिकार, आपने कोई जुर्म वगैरह कर दिया तो त्वरित सुनवाई का अधिकार है। अगर मान लीजिए जुर्म कर दिया, आप जेल में हो, ठीक है, या फिर कहीं पर भी हो, ठीक है, तो अगर मान लीजिए जितना दिन भी आप वहां पर रह रहे हो तो बिना सजा के रह रहे हो, सजा तो आपको जिस दिन से होगी उस दिन से सुनवाई जाएगी, तो त्वरित सुनवाई का अधिकार है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, हथकड़ी नहीं लगाया जा सकता, उसे बहुत ही मतलब सेंसियस हेनियस क्राइम हुआ, बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति का लोग हो तो हथकड़ी लगाते, ऐसे नहीं लगाते, ठीक है। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, किसी व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते हो, भेदभाव नहीं कर सकते हो, ठीक है, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो। विलंबित निष्पादन के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे और क्या है, विदेश, हाँ, विदेश यात्रा का अधिकार है, ठीक है। इंदिरा गांधी की बहू, क्या नाम था उनका, सोनिया गांधी, ये कौन है, वरुण गांधी की माता, मेनका गांधी, उस केस में विदेश का अधिकार जो था, उनका पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था, तो उसमें मतलब ये भी जीवन का अधिकार कर लिया गया था। बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार है, इसको अधिनियम बनाकर 1976 में इसको समाप्त कर दिया गया था, ये भी अधिकार है। हिरासत में उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार है। आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार है। सरकारी अस्पतालों में समय पर चिकित्सा का उपचार दिया गया है। किसी राज्य से बाहर न निकाले जाने का अधिकार है। इस सबके सब अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट के मतलब फैसले में निकल कर आते बढ़ते जाता है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, बहुत सारे केस होगा इससे जुड़ा हुआ। एक कैदी को जीवन की मूलभूत आवश्यकता प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है, एक कैदी के जीवन में जो भी उनका मूलभूत आवश्यकता है सबको आपको पूर्ति करना पड़ेगा। अब कैदी जिस जेल में, उसका मूलभूत आवश्यकता क्या होगा, उसको भाई भोजन चाहिए, उसको समय पे हजामत चाहिए, ठीक है, उसको कपड़े चाहिए, ठीक है, ये सब क्या देखना सरकार का काम निर्दिष्ट का है। महिलाओं को शालीनता और गरिमापूर्ण व्यवहार प्राप्ति करने का अधिकार है, महिलाओं का शालीनता भी चाहिए, उनका जीवन कैसा होना चाहिए, गरिमापूर्ण होना चाहिए। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार है, सार्वजनिक रूप से फांसी नहीं दे सकते हो, जैसे ब्रिटिश लोग क्या करते थे, ठीक है, किसी पेड़ पे, जैसे तिलका माझी को भागलपुर चौक पे जाके किसी पेड़ पे लटका दिया गया, ठीक है, तो सार्वजनिक रूप से फांसी गुप्त होता है ज्यादातर, और जेल के अंदर फांसी दिया जाता है, किसी भी लोगों को वहां पर उपस्थिति नहीं होती, सरकार के जो अधिकारी होते वो होते हैं, डॉक्टर होता वो लोग होते हैं, और कोई नहीं होता, सार्वजनिक रूप से फांसी नहीं दिया जा सकता। पहाड़ी इलाकों में सड़क का अधिकार, सूचना का अधिकार भी आता है, प्रतिष्ठा का भी अधिकार आता है इसमें। दोष सिद्धि के निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार आता है। अगर हम आपको दोष सिद्धि करना है, आपको लगता है गलत है, तो आप किसी न्यायालय में जाकर, उच्च न्यायालय मतलब आगे ऊपर के न्यायालय में जाकर न्याय अपील कीजिए। पारिवारिक पेंशन का अधिकार है। सामाजिक आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार है। बार बेरियों का अधिकार, बार बेरियों के विरुद्ध अधिकार, किसी को व्यक्ति को बेरी में बांध कर नहीं रखा जा सकता। उचित जीवन पॉलिसी का अधिकार है। नींद का अधिकार, बता, नींद का भी अधिकार इसी में आता है। ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, इसीलिए देखेंगे शहरों में क्या बोला, 11 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सतत विकास का अधिकार है, इसमें ध्यान में रखेंगे। अवसर का अधिकार है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि दाह संस्कार का अधिकार है, ठीक है। मरने के बाद भी आपको सम्मान पूर्वक दाह संस्कार किया जाना चाहिए, अधिकार है। लावारिस लाश भी होता है उसको भी सरकार ऐसे ही नहीं फेंक देती, उसके भी दाह संस्कार किए जाते हैं। अवसर का अधिकार है कि अपनी पसंद से व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भी, हालांकि इस अधिकार का प्रयोग न करें, घातक साबित हो सकता है, लेकिन ये भी एक अधिकार है, ठीक है। समान से मरने का अधिकार है, न तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, ठीक है। हालांकि इसको लेकर विवाद भी है, क्या इच्छा मृत्यु देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है 30 साल 35 साल से, मतलब सर्जिमा इलोम का केस था, ठीक है, काफी लंबे समय तक मतलब बेड पे पड़ी हुई थी, उनका जीवन जो था बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका था, तो उन्होंने इंथुनेसिया, ठीक है, ध्यान रखें कि उन्होंने इच्छा मृत्यु का मांगा था, ठीक है, तो न्यायालय ने देने से मना कर दिया था। हालांकि विवाद का विशेष है कि नहीं, है देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो हमारे इच्छा मृत्यु का भी अधिकार, वाली कोई आदमी अस्वस्थ हो चुका है, ठीक है, वो चल भी नहीं पा रहा है, कोई उसका शरीर काम नहीं कर रहा, केवल उसमें प्राण बाकी, बाकी पूरा उसका शरीर जो है से बेकामिल है, कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो वैसे कंडीशन में इच्छा मृत्यु कई बार मांगा गया था, लेकिन कई केस निकल कर रहा था, एक दो केस में बोला था ठीक है। एक केस का मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन जितना भी आप 38 अधिकार देखे हो ना, सबके सब जीवन के अधिकार में आते हैं, और 38 में कोई ना कोई केस का जुड़ा हुआ है, ठीक है। सब में कोई ना कोई केस से संबंधित है, क्योंकि जो केस जो न्यायालय के पास गया उसी के फैसला के आधार पर ही इन सारी चीजों को मतलब किया गया, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के अपवाद, ठीक है, और यहाँ से भी प्रश्न होते हैं, तो कल के क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मौलिक अधिकारों के अपवाद को हम लोग देखेंगे, और सभी लोग जो थे इसको आगे पढ़ कर आइएगा, फिर हम लोग आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।